महिलाओं की जिंदगी में कई सारे पड़ाव आते हैं, कई बदलाव आते हैं और जिसके चलते उन्हें शारीरिक तौर पर कई खास पोषण की जरूरत होती है ताकि वो शारीरिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाए रख सकें। वुमेन्स हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे तो सभी की शारीरिक जो हेल्थ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी के चलते वीएनएमटीवी के इस सेगमेंट सेहत में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन और सेहत के बारे में। और इसमें अलग अलग सीरीज हम चलाएंगे जिसमें पहली सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वुमेन हेल्थ पर, जिसमें प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक हम सभी एज के बारे में, सभी पड़ाव के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे न्यूट्रिशन कोच और उनसे हम जानेंगे सभी सवालों के अच्छे जवाब जो हम सभी को जानने जरूरी है। हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस उम्र में हमें किस पोषण की जरूरत होती है, किस तरह के खान पान की जरूरत होती है, इन सभी सवालों के जवाब इस सेगमेंट में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड जिसमें हम वुमेन हेल्थ पर बात करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। हमारी जिंदगी में कई सारे पड़ाव और उसके साथ साथ शारीरिक बदलाव और उसके चलते हमें कई सारी चीजें ऐसी फील होती हैं कि हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फील होने लगती हैं। और उसी के साथ साथ एक जैसा हम कहते हैं ना कि कुदरत ने अगर कोई प्रॉब्लम बनाई है तो साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बनाया है। आज उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे सेहत में। तो शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। हमारे साथ में जुड़ रही हैं शिखा कोठारी जी जो कि न्यूट्रिशन कोच है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच राजवी, थैंक यू। अब शुरू करेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे करके किशोर अवस्था एडोलसेंस पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडोलसेंस क्या है और इसके चलते क्या कंसर्न्स होते हैं हमारे भी और बच्चों के प्रति भी। ओके, तो सबसे पहले हमको डाइट से पहले हमको ये देखना है कि एडोलसेंट होता क्या है। एडोलसेंट बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है एडोलसेंट अवस्था होती क्या है, मीन्स किशोर अवस्था होती क्या है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज होता है। एक चाइल्डहुड से हम एडल्टहुड में एंट्री करते हैं, राइट। तो इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस नहीं, काफी चेंजेस होते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल, काफी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिशन फेज होने के अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस में ऐसा होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वहां पे हमारा इट्स इमोशनल एरिया, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड हम जिसको बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करता है, उसको हमारे इमोशंस पहुंचाता है। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है ये एज में। सो हमारे इसमें ओवरीज और टेस्टिस तो पहले होते हैं मेल एंड फीमेल्स में अकॉर्डिंगली, लेकिन वो एक्टिवेट कब होते हैं, ये अवस्था में होते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से उनको एक्टिवेट करते हैं और ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे फास्टली काम करना शुरू कर देता है, जल्दी जल्दी काम करना शुरू हो जाता है, इसलिए चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो यही चीज की वजह से बच्चों के कंसर्न बढ़ जाते हैं। अब मेजरली ये तो हो गया किशोर अवस्था कि ये होती है किशोर अवस्था की, यहाँ पे ये मेजर चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे मेन कंसर्न क्या होता है, तो अर्ली स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है 10 to 13 ईयर्स तक। 10 to 13 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि मैं नॉर्मल हूँ या एबनॉर्मल हूँ, बिकॉज उनमें धीरे धीरे बॉडी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जो उनको पता ही नहीं चलता है। उनको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, मैं एबनॉर्मल तो नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, ये कुछ नॉर्मल है या क्या है। तो थोड़े से वो कंफ्यूज होते हैं ये एज में, राइट। 10 to 13 ईयर्स। फिर जो मिडल एडोलसेंट होता है वो 13 to 17 ईयर्स तक का होता है। अब यहाँ पे उनका कंसर्न क्या होता है, हु आई एम, मैं कौन हूँ, क्योंकि ना उनको बच्चों में गिना जाता है ना बड़ों में गिना जाता है। बच्चों जैसी हरकतें करते तो बोलते तू बड़ा हो गया है या बड़ी हो गई है, और बड़ों जो बीच में जाते तो बोलते तू अभी बड़ा है क्या बच्चा है। तो यहाँ पे उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम है कहाँ, हम कौन है, हम है कौन, बड़े हैं कि छोटे, डिसाइड करो, राइट। और थर्ड लास्ट स्टेज होता है उनका अबो 17 ईयर्स, जो थर्ड स्टेज होता है। अब ये थर्ड स्टेज में उनका मेजर कंसर्न होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 17 उनका एक करियर चूज करने का टाइम होता है। और ये टाइम पे उनको पता ही नहीं होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम लोग किधर जा रहे हैं, हमको क्या करना है। तो उनको समझ जाता है कि हम बड़े तो हो गए हैं लेकिन अब दिशा नहीं मिल रही है। तो उनका मेजर कंसर्न होता है ये लेट एडल्टहुड में, लेट एडोलसेंट में, कि वेयर आई वांट टू गो। तो पहले तो फर्स्ट अर्ली स्टेज में उनका होता है कि मैं नॉर्मल हूँ क्या, फिर बीच स्टेज में होता है मैं कौन हूँ, और तीसरे स्टेज में कंसर्न होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ।
और ये तीनों भी स्टेजेस बहुत बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का एक बच्चों के संग, अपने इस एडोलसेंट एज के बच्चों के संग एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मेटिव एज. So these are the major concern of adolescent, and adolescent is a very tender age. It's a transition from childhood to adulthood. So this is a राइट। adolescent. I think everything is clear what is adolescent and other concern at different stages. नहीं, हमने भी मतलब उस पर्टिकुलर एज में कई बार हमारे माँ-बाप के मुँह से भी सुना होगा या उसके बाद बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट भी करेंगे कि माँ-बाप कहते थे कि अगर इस उम्र में तुम सँभल गए, तो तुम ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सँभल जाओगे। मतलब ये एक ग्रोइंग सही है. पीरियड होता है जहाँ पर कई सारे सवाल ऑब्वियसली हमारे कई सारे सवाल होते हैं, हर चीज़ को लेकर, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे हमारे आस-पास के हों। और इसीलिए क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एज पीरियड है, तो इस दौरान क्योंकि कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है हमारे खान-पान में। तो इस एज के लिए ब्रेकफास्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या देना चाहिए उन लोगों को ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एज में हम बोलते हैं ना, बच्चों को भूखा पेट स्कूल मत भेजो, कुछ भी करके कुछ ना कुछ खिला के भेजो. द रीजन बीइंग इज, हम जो रात भर सोते हैं तो हमारा बॉडी बहुत स्लगिश हो जाता है, क्योंकि हम तो सो जाते हैं, बॉडी तो काम ही कर रहा होता है. रिपेयरिंग जी। मोड पे हमारा बॉडी सिर्फ सोने के टाइम पे ही होता है, वो भी रात को. तो जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, राइट. तो वो एनर्जी के लिए हम लोगों को खाना खाना होता है. क्यों? कुछ खाने से हमारा एक तो कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होता है, जो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्ली मॉर्निंग दे गो टू स्कूल, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होगा, मेमोरी बिल्ड होगी. और उनका जो हेल्दी वेट लॉस है, लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं ब्रेड. बच्चों को ब्रेकफास्ट भी स्किप करवा देते, ठीक है दूध पी के चले जा. सिर्फ दूध नहीं पिलाना है, सिर्फ दूध से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू ईट समथिंग, कुछ ना कुछ खाना है हमको. तो इससे है ना, हेल्दी वेट लॉस भी होगा. दे विल हैव हेल्दी वेट लॉस ऑल्सो, एंड वो दे कैन मेंटेन, अच्छा वेट भी मेंटेन कर पाएंगे. हम लोगों को ये एक तो कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, और उसके बाद गुड मेंटेनेंस ऑफ गुड वेट, ये तीनों चीजों के लिए ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसमें लेना क्या है? सबसे बड़ी सबकी प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह कुछ जाता ही नहीं है पेट में. सुबह सुबह कौन खाएगा या कौन बनाएगा? माँ बना देती है. जो बच्चे आजकल ऐसे होते हैं ना कि कुछ नहीं खाना, हम ऐसे ही जाएंगे टिफिन में, वेफर्स लेके जाएंगे. तो इस तरीके का हो जाता है. तो सबसे इजी हैंडी होता है, कंपल्सरी बच्चे को, अगर गर्मी के दिन है तो आई वुड से गो फॉर फ्रूट शेक. बनाना मिल्क शेक बना के दे दिया, पाइनएप्पल मिल्क शेक बना, कुछ ना कुछ शेक या फ्रूट शेक बना के दे दिया बच्चों को. तो उसमें फ्रूट भी चले जाएगा, देन मिल्क भी चला जाएगा. और हाँ, रही बात ठंडियों की, आप बोलोगे ठंडियों में क्या दे, तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना दीजिए, राइट. जी। यू कैन अच्छे से ड्राई फ्रूट का पाउडर बना दीजिए, और उसको दूध में, गर्म दूध में डाल के दे दीजिए, राइट. तो उसमें उनको नट्स, प्रोटीन सब कुछ मिल जाएगा, और साथ में एक फ्रूट में सिर्फ एक केला दे दीजिए, चलेगा. सुबह कौन एप्पल काटे, कौन ये काटे, कौन अलग अलग फ्रूट्स कट करके दे. तो बनाना ऐसी चीज है ना, दिन भर में कभी भी चले जाता है, उसके लिए सुबह शाम नहीं देखनी होती है. तो कोई ना कोई हैंडी फ्रूट, मिल्क और नट्स गर्मियों और ठंडियों में ऐसे दे सकते हैं. या तो फिर आपका बच्चे का स्कूल थोड़ा लेट है, 8 बजे या 9 बजे, तो कुछ ना कुछ हल्का बना के दे दीजिए. कुछ नहीं तो टिफिन के लिए पराठा ही बना रहे हो तो एक पराठा एक्स्ट्रा बना दीजिए, राइट. साथ में उसके कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स दे दीजिए, स्प्राउट्स दे दीजिए. फिर थोड़ा सा पीनट बटर के साथ चपाती दे दीजिए. पीनट बटर घर का हो तो ज्यादा बेटर हो, बाहर से बेटर हो तो घर का ही हो तो बेटर हो. कोई स्प्रेड बना दीजिए, घर पे पनीर स्प्रेड है, समथिंग होममेड स्प्रेड कुछ बना के उसको बच्चे के संग रोल करके दे दीजिए. टोस्टेड ब्रेड दे दीजिए. तो जो हल्के नाश्ते हैं वो, क्योंकि हम पोहा वगैरह देते हैं घर पे बना के, बच्चे फिर स्कूल में जाके टिफिन नहीं खाते हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. तो कुछ भी नाश्ता दीजिए. अगर जब बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा है तो दूध के साथ फ्रूट एंड नट्स कंपलसरी दीजिए. उतना भी दोगे तो काफी फीलिंग है. ये 12 महीने चलेगा. तो दिस इज अ इजी गोइंग ब्रेकफास्ट, राइट. अभी कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्रेकफास्ट में या तो वो ब्रेड जाम दे देते हैं या रोजाना बिस्किट, चाय बिस्किट खिला देते हैं. तो क्या ये सेफ रहता है खाने के लिए? नहीं. चाय बिस्किट तो मैं तो यही बोलूंगी कि बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट से जितना दूर रखो, क्योंकि बिस्किट से कुछ नहीं होता है, राइट. तो आप, इसलिए मैंने कहा कि आप रोटी तो बना ही रहे हो बच्चे को टिफिन में, तो एक रोटी एक्स्ट्रा बना दो, वही दूध के संग या चाय के संग. अभी गर्मियों में अभी बच्चों को बोला जाता है चाय नहीं देनी चाहिए. डेफिनेटली बच्चों को चाय की आदत नहीं होनी चाहिए. हाँ, लेकिन अगर ये ठंडी के दिन है, ठंडी के दिन में अगर जब थोड़ी सी छोटा कप चाय अगर जब बच्चों को देते, अदरक वाले मसाले वाली चाय, वो उनके शरीर के लिए बेटर होगा, वो दवाई का काम करेगा. लेकिन ज्यादा नहीं देनी है. आधा कप अदरक वाली मसाले, दवाई से तो बेटर है कि अदरक वाली चाय पी लो,
कफ हो जाएगा या फिर बीमार पड़ जाओगे, उसके बाद आप दवाई खाओगे, उसके साइड इफेक्ट होंगे। इससे तो बेटर है कि आप आधी कप चाय, अदरक वाली चाय के संग एक पराठा भी दोगे बच्चों को तो भी चलेगा, या तो फिर आप बच्चों को चाय नहीं दे रहे हो तो गर्म दूध, हल्दी वाला दूध और उसके संग पराठा दे दो, बिस्किट की जगह पे पराठा दे दो। राइट, ये एक वो ज्यादा अच्छा बेटर होगा। ऑप्शन है, जल्दी बन भी जाएगा तो उस तरह से हाँ, इट विल बेनिफिट। इसके एक्चुअली साथ में कई बार मतलब कई ऐसे अभी स्पेशली अभी की जनरेशन काफी कम एज में काफी ज्यादा वेट या तो गेन हो जाता है तो फैट गेन हो जाता है, तो वो एक हेल्दी वेट रखने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? हेल्दी वेट रखने के लिए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट राजवी ये है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, हमको हर थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए। जैसे मैंने कहा बच्चे ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते, पहली बात तो कोई मील स्किप ही नहीं करना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो लेना ही है, राइट। हाँ। और दूसरी बात, ये एज में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोन होती है, हमारा बॉडी बनता है, राइट, यहाँ पे हमारा बोन्स भी इंक्रीज होते हैं, मसल भी इंक्रीज होते हैं, फैट सेल्स भी इंक्रीज होता है, तो हर चीज इंक्रीज होती है फास्ट। यहाँ पे ग्रोथ स्पर्ट एकदम फास्ट होता है, अचानक से बॉडी बढ़ने लगती है, राइट, बिकॉज स्पार्ट एकदम फास्ट इंप्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पे फूड भी हमको अच्छा ही खाना है। तो क्या खाना है, तो कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही है, ओके। एक्टिव रखना बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे एक्टिव नहीं हैं, स्कूल में भी आजकल स्पोर्ट्स इतने नहीं होते हैं जितने होने चाहिए, या बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर ही इतना होता है कि वो आफ्टर स्कूल भी नहीं खेल पाते हैं, या तो दिन ब दिन बैठे ही रहते हो। खास करके ये मैंने देखा है 10th और 12th के बच्चों में। 10th और 12th के बच्चे क्या करते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो मेंटल स्ट्रेस बिल्ड होता है उनका, फिर उसको रिलीज करने के लिए फिर से वो कुछ खाते हैं। अब वो जो खाते हैं वो कोई नॉर्मल खाना नहीं होता है। आजकल स्विगी जोमेटो का जमाना है, हाँ, दे सिंपली ऑर्डर और जंक फूड, पैकेट फूड, क्योंकि फूड इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अनलिमिटेड फूड इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, तो उस चक्कर में भी बहुत लोग खाते हैं बाहर की चीजें खाने में, तो उससे वेट बिल्ड होता है। तो पहली बात तो घर का खाना खाइए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील रखिए, जितना हो सके घर पे ही अलग अलग रेसिपी। अब ये थोड़ी सी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्दी फूड घर पे ही बनाए, जहां तक हो घर का ही खाना खाए, और उसके बाद एक्टिव रखना बॉडी को। और तीसरी बात है हाइड्रेटेड रखना, अपने आप को पानी पीना। पानी नहीं पीते बच्चे, पानी की जगह क्या पियेंगे बच्चे, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि और डिहाइड्रेट करता है बॉडी को। मैंने बहुत देखा है ये डाइट कोक और ये कोक वो कोक बहुत ज्यादा बच्चों ने किया है लेना, से इसका सेवन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो और डिहाइड्रेट करता है बॉडी को, तो इससे और ज्यादा वेट गेन होता है। तो और उसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो हम लोग को ये चीज याद रखनी चाहिए, लेमन वाटर दे दो या कोई फ्लेवर्ड वाटर, जैसे कि कोई फ्रूट जूसेस थोड़ा सा मिक्स करके वो दे दो, वो चलेगा, लेकिन कार्बोनेटेड बीवरेजेस तो बिल्कुल नहीं लेने हैं, बिल्कुल। राइट। और एक्टिव रखना है अपने बॉडी को जितना हो सके एक्टिव, और घर का 3 टाइम प्रॉपर खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इन बिटवीन नट्स या फ्रूट्स खाते रहिए। बस ऐसा करोगे तो डेफिनेटली उनका दे कैन मेंटेन, वो अपना वेट अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड आई होप कि ये टिप्स सभी फॉलो करें। इसके साथ अभी आपने जो ये आंसर देते-देते जो बातें कही कि बहुत बाहर की चीज़ें खाना और उसके बाहर की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट बड्स भी बहुत आने लगते हैं कि हमें ये भी खाना है, वो भी खाना है। तो एक तरह से अगर मैं इसे नाम दूँ ईटिंग डिसऑर्डर, तो इज़ इट नॉर्मल कि इस एज में ईटिंग डिसऑर्डर होगा? और अगर हाँ, तो यस, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके रीजन तो बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये एज ऐसी है ना, ये पेयर ग्रुप का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ना, जी। फ्रेंड्स लोगों का बहुत ज्यादा असर होता है। यहाँ पे माँ बाप दुश्मन बन जाते हैं बच्चों के, और जो कुछ हाँ, होता है मेरा जिगरी दोस्त, मेरा जानी दोस्त, या दोस्तों का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा, जी। टीवी मीडिया, यहाँ पे आजकल हीरोइन को देखा जाता है, हीरोज को देखा जाता है, उनकी बॉडी को देखा जाता है, उनके बालों को देखा जाता है, लेकिन ये बच्चे भूल जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि उनका सब ये यू नो डिजिटलाइज करके, एडिट करके उनको सामने प्रेजेंट किया जाता है। उनके बालों को वगैरह सब, वो सब रियलिटी नहीं है, इट इज फॉर मैगजीन, इट इज फॉर मीडिया। तो ये बच्चे राइट। भूल जाते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको लगता है बस हमको 0 फिगर चाहिए, एंड दे स्टार्ट डूइंग ईटिंग टू मच। और अभी यहाँ पे इनका दिमाग और दिल के बीच में है ना लड़ाई चलती है। दिल बोलता है मुझे पतला होना है, दिमाग बोलता है खाना खाना है, राइट। तो ये दोनों के बीच की जंग में फंस जाते हैं बच्चे। तो क्या करते हैं, एनोरेक्सिया नर्वसा, ये एक है ना बहुत कॉमन देखा गया है टीनेज गर्ल में। इसमें लड़कियां क्या करती है,
दिल बोल रहा है ना पाव भाजी खा ले या पिज्जा खा ले, पेट भर के खा लेंगे एंड देन दे वोमिट, राइट? ताकि दिल तो भर गया ना, खा के दिल भर गया, लेकिन दिमाग नहीं मान रहा है ना, या दे वोमिट कंपल्सरीली। क्यों? क्योंकि खा तो लिया, दिल ने बोला खाना है तो खा लिया, लेकिन दिमाग लड़ रहा है कि नहीं खाना है, पतला होना है, तो क्या करेंगे? देन दे वोमिट। तो दैट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो वो बार बार वोमिट करेंगे, या तो खाएंगे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, या तो वोमिट किया बिल्कुल एकदम थोड़ा सा खाएंगे। तो ये इसमें क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है बच्चों का, दे अंडर नरिश, क्योंकि वोमिट करेंगे या जबरदस्ती निकालेंगे तो जो हेल्दी फूड है वो भी तो निकलेगा बाहर। सो ये एक लड़कियां जीरो फिगर के चक्कर में ये टीनेज गर्ल्स करती है। या तो दूसरा होता है बुलिमिया। बुलिमिया अगेन स्ट्रेस, क्योंकि पेयर ग्रुप में अगर जो थोड़ा भी कंपैरिजन होता है कि अरे ये ऐसी है या वैसी है, बिकॉज दे कंपेयर। और दूसरी बात ये एज में क्या होता है ना, सेक्सुअल हार्मोन एक्टिवेट होना शुरू होता है, तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होना बहुत हो जाता है, यू नो, लड़के लड़कियों का अट्रैक्शन। तो दे वांट टू कीप देमसेल्फ, यू नो, स्लिम ट्रिम, अच्छा दिखना। तो ये, और थोड़ा भी कलर कॉम्प्लेक्शन आ जाना, हेयर का कॉम्प्लेक्शन आ जाना, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन आ जाना, ये बहुत जल्दी आता है। तो उस चक्कर में दे, यू नो, दे फॉलो कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये फैशनेबल डाइट प्लान्स फॉलो करना शुरू करते हैं। तो उससे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू नो, एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा, उसमें इंसान खाते ही रहता है अंडर स्ट्रेस, एंड दे पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, देन अगेन देयर बॉडी गोज इन स्ट्रेस, अगेन देयर माइंड गोज इन स्ट्रेस, फिर ये विशियस साइकिल हो जाता है। स्ट्रेस है इसलिए खा रहे, फिर खाने के बाद जो वेट बढ़ रहा है उसका स्ट्रेस लेके फिर खा रहे हो, तो डबल, इट्स अ विशियस साइकिल, ये खत्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगेन फैमिली का, केयर टेकर का, टीचर्स का, जो उनके हेल्पर्स है उनका, ताकि उनको इस चीज से बाहर निकाला जाए, उनको एक काउंसलिंग की जाए प्रॉपर। जो कि बहुत आजकल तो काफी स्कूल्स, जो बड़े स्कूल्स है वहां पे तो खैर काउंसलर्स आर अवेलेबल, और आजकल पेरेंट्स भी थोड़े से, यू नो, इस चीज को लेके थोड़े से क्यूरियस हो चुके हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज अदर भी हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, पीसीओडी एंड ऑल दिस इज, जो कि बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। तो इसके लिए भी मदर्स लोग और फादर पेरेंट्स थोड़े से सीरियस होके काउंसलर के पास जाते भी, और आजकल स्कूल्स में भी काउंसलर्स होते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आजकल के लाइफ में और आजकल के स्कूल्स में ये फैसिलिटीज है। लेकिन ये डिसऑर्डर्स इज वेरी कॉमन बिकॉज दे वांट टू लुक कि बहुत ज्यादा हीरो हीरोइन जैसी हमारी बॉडी हो जाए। तो उनको ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। और एक पीयर इन्फ्लुएंस इज वेरी 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 कॉमन। मेरी फ्रेंड ने ये कपड़े पहने तो मुझे भी वही पहनना है, दे डोंट अंडरस्टैंड। सो बहुत कॉमन है, और इसके लिए हम लोगों को बहुत क्यूरियसली करना पड़ेगा। या तो वो अंडर नरिश्ड ही जाते हैं, क्योंकि ओवर ईटिंग भी होता है तो फैट फूड का होता है, सॉल्टी फूड का होता है, हेल्दी फूड का कभी ओवर ईटिंग नहीं होता है, राइट? बिकॉज जंक फूड बना ही ऐसा है, टेम्पररी ऑन द लिप्स, परमानेंट ऑन द हिप्स। एक बार आपने खा लिया तो खाते ही रहते हो। आज तक कोई बच्चे को पूछो डू यू लाइक मैगी, एक बच्चा भी नहीं होगा जो बोलेगा नहीं आई डोंट लाइक मैगी। हर कोई बोलेगा आई लव मैगी। चिप्स का पैकेट हम ही बच्चों के हाथ में देते, बच्चे नहीं लेते अपने आप, हमने ही पैसे दिया है बच्चों को, बच्चे खुद ही चिप्स का पैकेट लेते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे चिप्स नहीं पसंद है, कोई बोलेंगे नहीं चिप्स पसंद है, कुरकुरे पसंद है, कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको उनको समझाना है कि कैसे इस चीज से बाहर है जी, क्योंकि टीनेजर्स कमा नहीं रहे पैसे, पेरेंट्स के पास से पैसा जा रहा है। तो ये सबसे पहले हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये चीजें पेरेंट्स भी मेरे ख्याल से देख रहे होंगे, और साथ ही साथ जो एज को हम टारगेट कर रहे हैं वो भी मोस्टली देख ही रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। तो ये जैसा इन्होंने कहा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन क्योंकि अब ये जिम्मेदारी हमने भी उठाई है, हम ये सेगमेंट चला रहे हैं इसी सोच के साथ कि आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें। तो एक टिप आपकी तरफ से आप क्या देना चाहेंगे, जो इस एज के खासकर लोग आपको देख रहे हैं, कि पॉजिटिव बॉडी इमेज के लिए क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आज आप भी आपके आसपास के लड़कियों में या लड़कों में देखोगे कि वो एक दूसरे को लुक्स को देख के इमीडिएटली एक जलस फीलिंग आती है। ऐसा लगता है यार वो कितनी पतली है, मैं भी ऐसी होती वैसी होती। पहले तो हीरो हीरोइन के साथ ही कंपैरिजन होता है उनका, उससे नीचे तो वो जाएंगे ही नहीं। फिर दूसरे आएंगे उनके क्लास में, उनके कॉलेज में सबसे बेस्ट दिखने वाली लड़की या बेस्ट दिखने वाला लड़का कौन है। तो सबसे पहली बात है हमको बच्चों को ये सिखाना है पॉजिटिव एफर्मेशन अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में अच्छा सोचो। हर किसी की बॉडी अलग होती है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। हर किसी का बॉडी फ्रेम अलग होता है। 3 तरह के बॉडी फ्रेम होते हैं, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक।
तो ये बच्चों को नहीं पता है, ये जनरल पब्लिक को भी नहीं पता है। हम लोग बड़ों में भी देखेंगे कि वो भी कंपेयर करेंगे, अरे तू कितनी पतली है, वो कितनी हाँ। मोटी है, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि सबका बॉडी फ्रेम अलग है। तो पहली बात तो बच्चों को बॉडी फ्रेम के हिसाब से उनको बताओ कि तेरी जो बॉडी है, तुम्हारी जो बॉडी है, तुमको अपनी बॉडी को प्यार करना है। और अपने हुँ, में जो पॉजिटिव है, हर इंसान में पॉजिटिविटी होती है। तो हमारे खुद के बॉडी में जो पॉजिटिव है, बच्चों को बोलो, ये थोड़ा-सा शायद बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। बच्चों को बोलो कि जाके आईने के सामने खड़े रहो और अपने आप में जो अच्छा है बॉडी पार्ट में उसको प्रेज़ करो, हुँ, राइट? अगर जो आपका जो भी बॉडी पार्ट अच्छा है उसको प्रेज़ करो कि सीरियसली मेरे हाथ इतने अच्छे हैं, मेरे पैर इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अपनी बॉडी से पहले तो प्यार करना शुरू करो। जब तक वो जी, अपनी खुद की बॉडी को प्यार नहीं करेंगे तो डेफिनिटली वो लोग कंपैरिज़न में जाएँगे। और अपनी बॉडी को प्रेज़ करो, इवन दूसरे की बॉडी को भी प्रेज़ करो। नॉट उसकी हुँ, बॉडी को देख के, लेकिन उसको प्रेज़ करो। तो अपने को, हम दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो सामने वाला खुश होता है, तो सामने वाला अपने आप हमको एक कॉम्प्लीमेंट देता है। इट्स अ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। अगर राइट, मैं सामने वाले को बोल रही, "अरे यार तू बड़ी प्यारी लग रही है, तेरे बाल बड़े हुँ, प्यारे लग रहे हैं।" तो ऑटोमैटिकली थोड़ी देर बाद वो सामने वाला भी मुझे, मेरी कोई अच्छी चीज़ है तो मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा। राइट, सिंपल सी बात है, व्हाटएवर यू गिव, यू बिल्कुल, गेट इन रिटर्न। तुम अच्छा बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी सामने वाला अच्छा ही देख के कुछ बोलेगा। तो उनको, बच्चों को समझेगा कि अरे हाँ, मेरे में तो ये अच्छा ही है, मैंने तो कभी ये चीज़ ऑब्ज़र्व ही नहीं की, राइट? तो ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट देना बच्चों को हमको सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम हुँ, अपनी तारीफ़ वो खुद को नहीं बोलेगा, लेकिन और ये टीनेज ऐसी होती है ना, उनको खुद की तारीफ़ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत। तो पहले उनको तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, तो उनको तारीफ़ करना सिखाना पड़ेगा हमको। जी, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव। तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो या मज़ाक में बोल रहे हो या सिर्फ़ उनको चढ़ाने के लिए बोल रहे हो, ये सब समझता है। दे आर वेरी सेंसिटिव। तो उनको पहले सिखाओ, तो ऑटोमैटिक उनको कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू होंगे, तो ऑटोमैटिक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हुँ, उनको वही करना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। कुछ नहीं है तो यू नो ब्रिस्क वॉक करो, अच्छा सा हेयर कट करो, जो चीज़ अच्छी लग रही है वही चीज़ करो। और उनको ये सिखाना है हमको, दे शुड फोकस ऑन बीइंग हेल्दी। उनको हेल्दी रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि पतला रहना या ऐसा रहना, वैसा रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अट्रैक्टिव दिखने से ज़्यादा हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, तो अपने आप अट्रैक्शन आएगा बाहर। दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग का। हुँ, इमीडिएटली मिंत्रा पे जाते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि सामने मॉडल जो है वो मैनीक्विन है, उसका बॉडी और मेरा बॉडी अलग है। एंड दे हाँ, सिंपली कि मेरी फ्रेंड ने ये टॉप मँगाया, मैं भी, कहाँ से मँगाया? मिंत्रा से, चल मैं भी मँगवा रही हूँ। एंड दे गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग से फिर वो आता है, फिर अपने ऊपर अच्छा नहीं लगता है, फिर दे स्टार्ट डी-कॉम्प्लीमेंट देमसेल्फ। उनको लगता हुँ, है अरे मेरी बॉडी तो अच्छी है ही नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हर किसी के बॉडी के लिए अलग टाइप का कपड़ा लगता है, अलग टाइप की एग्ज़ैक्ट क्लोथिंग होती है। तो उनको प्रॉपर शॉपिंग करने जाओ और उसके बाद कपड़े पहन के देखो, जो कपड़े हम पे अच्छे लग रहे हैं वही लो, तो उनका बॉडी शेमिंग और जो पॉजिटिव बॉडी इमेज है, वो अपने आप बिल्ड होगा। ऑनलाइन जी, शॉपिंग टोटली बंद कर दो। जाके प्रॉपर खरीदो, पहनो, अपने आप को देखो किसमें अच्छे लग रहे हो, देन वो खरीदो। तो इससे काफ़ी पॉज़िटिव इमेज, नहीं तो मैंने बहुत देखा है, बच्चियाँ कपड़े खरीदती है, उसके बाद पड़ा रहता है वार्डरोब में। क्यों? क्योंकि नहीं आ रहा है। क्यों खरीदा था? फ्रेंड ने खरीदा था, इसलिए मैंने खरीदा। तो ये भी एक डिमोटिवेशन है, राइट? सो ये राइट, कुछ चीज़ें करने से पॉज़िटिव बॉडी हो जाएगा, तो ऑटोमैटिक उनका साइकोलॉजी बिल्ड होगा। अच्छा, पॉज़िटिव साइकोलॉजी बिल्ड होगा। राइट। हम में से कई लोगों ने ये अपने एज पीरियड में कहीं न कहीं महसूस किया होगा। कुछ बातें अपने लिए महसूस की होंगी और कुछ बातें अपने आस-पास के लोगों में देखी होंगी, जो-जो चीज़ें आपने बताई एंड पीपल शुड बी ग्रेटफुल कि अब उनको वो स्टेज मिल रहा है, उनको वो क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे ये सारी बातें उन्हें पता चल सके कि ये हुँ। उनकी गलती नहीं, ये एक्चुअली एज भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। तो क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो अब हम इस सीरीज में प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक बात कर रहे हैं और अभी प्यूबर्टी पर हम भी थोड़ा आ जाते हैं। प्यूबर्टी के दौरान न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? सी, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ अ फॉर्मेटिव एज, जैसे बिल्डिंग बनती है। आई विल गिव हम्म, यू सिंपल एग्जांपल, तो ये जल्दी लोगों को समझेगा। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो कौन-सी बिल्डिंग ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है? जिसका मटेरियल अच्छा यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हम्म, सीमेंट है, फिर उसके उसमें ज़्यादा पानी फाउंडेशन पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया जाता है, या जिसमें पानी ज़्यादा दिया जाता है, स्लैब पे ज़्यादा दिन तक पानी होता है, या मटेरियल अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया, तो हम बोलते हैं सालों-साल पुरानी बिल्डिंग है, अभी तक टिकी है। और जहाँ जी, पे मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया, वो बिल्डिंग एक ही बार अर्थक्वेक आने दो या एक ही बार बारिश गिरने दो, तो पूरा बिल्डिंग धँस जाता है। तो सेम हम्म, ये हमारा
कंस्ट्रक्शन टाइम है, हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन टाइम है। और यहाँ पे क्या है ना, हर ऑर्गन से लेके मसल से लेके हर चीज पे ग्रोथ होगा। एक्सट्रीमिस्ट, सेंटर टू एक्सट्रीम, सेंटर से लेके एक्सट्रीमिस्ट, हर जगह हमारा ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे एनर्जी रिच फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का बीएमआर जो बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो भी हाई होता है ये एज में। तो हमारी जैसे, क्योंकि बॉडी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा एनर्जी लेगी, फास्ट ग्रोथ के लिए फास्ट एनर्जी चाहिए, तो फिर वो एनर्जी के लिए अच्छी गुड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी लेनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए उसके लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मीन्स नॉट प्रोसेस्ड फूड। बच्चे इमीडिएटली जैसे जंक फूड पे कर लेते हैं ना, हाँ तो रोटी खाई और पिज्जा खाया, क्या फर्क है, कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट और वो कार्बोहाइड्रेट में फर्क है। जंक फूड वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं, हेल्दी होल ग्रेन है ना, गेहूं है, चावल है, जो इंडियन फूड है वो। नेक्स्ट हमको प्रोटीन, जैसे हमारा सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज प्रोटीन है, एवरीथिंग प्रोटीन। सर के बालों को हाथ लगाओ केराटिन, नाखून को हाथ लगाओ केराटिन, सब इलास्टिन, ये सब हमारे बॉडी में प्रोटीन ही बना है। तो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, हम जिसको बोलते हैं इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स के बगैर दीवार बनती है, घर बिना ईंटों के नहीं बनता है। ईंट होती है तो दीवार बनती है, और लेकिन ईंट के शेप में लगाना पड़ता है, हम कैसे भी नहीं रख सकते। तो वैसे ही ये प्रोटीन जो है, कोई भी प्रोटीन नहीं खाना है हमको, हम कौन से टाइप का प्रोटीन खा रहे हैं वो भी मैटर करता है। और नॉनवेज के लिए मैं अभी आजकल लोगों ने क्या चलन करा दिया, प्रोटीन नॉनवेज खाना शुरू कर दिया हम लोग, राइट। देन बहुत लोग बोलते हैं अरे तुमने अंडा ही नहीं खाया ना इसलिए तुझे प्रोटीन कम पड़ रहा है। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। आजकल काफी लोग वेजिटेरियन है तो उन लोगों को प्रोटीन की कमी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो आप कैसे टाइप का प्रोटीन खा रहे हो और किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो और कितना खा रहे हो, एक टाइम में कितना खा रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है, फिर वो वेज हो या नॉन वेज हो। और जब भी नॉन वेज प्रोटीन लो तो डेफिनेटली उसको देख के लो कि वो कैसा है, क्योंकि आजकल नॉन वेज में सबसे ज्यादा केमिकल है, सबसे ज्यादा केमिकल और सबसे ज्यादा कैंसरस उसमें तत्व है नॉन वेज में। तो हमको वो चीज देख के लेनी है। तो जहां तक है वेज प्रोटीन के लिए ऑप्ट करो, नॉन वेज के लिए अच्छी जगह से लोगे तो नॉन वेज खाने में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, गुड फैट। हमारे ऑर्गन्स जैसे बढ़े, जैसे मैंने कहा फैट सेल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, नए नए फैट सेल्स बनना शुरू होते हैं। अब नए फैट सेल बनेंगे बॉडी में, क्योंकि आपने देखा होगा कि यही टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट है, हिप्स है, ये ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो दीज ऑल आर फैट, हमारे बॉडी में फैट ही बढ़ रहा है ना, तो ये फैट बढ़ रहा है तो गुड फैट होना चाहिए, ना कि बैड फैट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे गुड फैट लेना, अनसैचुरेटेड फैट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। देन बोन, यहाँ पे हमारी हाइट बढ़ रही है, बॉडी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली बोन बन रहा है, बोन भी बढ़ रहा है, बोन की ग्रोथ हो रही है, तो कैल्शियम की बहुत जरूरत है, जो कि यहाँ पे बच्चों को कैल्शियम डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन, क्योंकि बच्चे दूध ही नहीं पी रहे हैं और ना ही आजकल बाहर खेलने जा रहे, तो विटामिन डी नहीं हो रहा है। अभी मैंने दूध पी लिया, बच्चों ने दूध तो पी लिया, लेकिन दिन भर घर में बैठे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना है बॉडी में, तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर जो आप बॉडी को एक्टिव रखोगे तो जो आप कैल्शियम ले रहे हो वो बोन्स में प्रॉपर फिट होगा। अगर आप पी के सिर्फ बैठ जाओगे कि नहीं अभी मैंने पी लिया कैल्शियम, अभी मैंने दूध पी लिया, कैल्शियम चला गया, वो अपने आप बढ़ जाएगा, नहीं। फर्स्ट कंडीशन है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन है विटामिन डी भी उतना लेना पड़ेगा। विटामिन डी उतना लोगे तो कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अब विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? काफी फूड प्रोडक्ट्स है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, मशरूम वगैरह है, तो ये आप इंक्लूड करोगे तो विटामिन डी मिलेगा, राइट। ऑरेंजेस एंड ऑल। धूप में जाना, धूप में जाने से विटामिन डी मिलता नहीं है। धूप से क्या होता है, वो सनरेज जो होती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, एब्जॉर्ब उसके प्रीकर्सर को एक्टिवेट करता है। लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि हाँ धूप ले ली, विटामिन डी धूप से मिल रहा है, नहीं, विटामिन डी धूप से नहीं मिलता है। धूप से वो प्रीकर्सर जो है स्किन के अंदर विटामिन डी का, वो एक्टिवेट होता है और फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और वो रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो देयर इज इंटर रिलेशन, इन सबका रिलेशन है। तो अब देखिए, अभी कैल्शियम डिफिशियंसी देखा जाए तो बहुत लोगों में है, बिकॉज आजकल हम एक्टिव भी नहीं है और हम ना ही धूप से एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, तो कैल्शियम जाएगा कहाँ, बनेगा कहाँ? तो ये बच्चों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो ग्रोइंग एज है। अगर अभी नहीं करोगे तो फ्यूचर में इनके बोन्स डेफिनेटली अर्ली आर्थराइटिस या ऑस्टोपेनिया या ऑस्टोपोरोसिस कुछ भी होने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट, आयरन। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर महीने मासिक, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल हम जिसको बोलते हैं, हर महीने एक गुड अमाउंट ऑफ ब्लड हम शेड करते हैं बीइंग अ फीमेल हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो सबसे ज्यादा आयरन वहां पे लॉस होता है।
और यहाँ पे फिर आयरन डिफिशियंसी होती है, इसलिए लड़कियों में एनीमिया देखा जाता है। एचबी लेवल बहुत कम हो जाता है लड़कियों का, और यहाँ पे उनको आयरन की डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन। आयरन नहीं होता है बॉडी में तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को आयरन बढ़ाना बहुत जरूरी है। तब आयरन खाने के लिए करे क्या, जितना हो सके, अभी तो सीजन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी ही आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। जैसे मैंने कहा ना, कैल्शियम ले रहे हो लेकिन विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। सेम आयरन ले रहे हो लेकिन विटामिन सी के साथ नहीं हो रहा है, बॉडी में 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अभी देखो, कुदरत ने बनाया भी ऐसी चीज है कि आयरन रिच फूड और विटामिन सी रिच फूड दिसंबर में ही दी है। जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दे आर रिच इन आयरन एंड दे आर इन विंटर, हमको विंटर में ही देखने मिलेंगे। और विटामिन सी रिच भी हमको अभी देखने मिलेगा। तो एक आयरन डिफिशियंसी दूर करने के लिए एक बेस्ट जूस है, जिसको हम बोलेंगे सुपर आयरन जूस फॉर टीनेजर्स। कुछ नहीं करना है, हम लोगों को आधा बीटरूट बॉइल्ड, देन उसके बाद कैरेट, थोड़ा सा आंवला, कच्ची हल्दी, और थोड़ा सा अदरक, और एक टमाटर, एक या दो टमाटर, अगर जो कोई भी सुन रहे होगे लिख लो, 1 या 2 टमाटर, थोड़ा सा आंवला, हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक और बीटरूट बॉईल करा हुआ, और थोड़ा सा कैरेट, ये सबको मिला के मिक्सी में चला लो और थोड़ा सा पानी डालो और उसको पी लो। ये एक बूस्टर डोज है आयरन इंक्रीज करने का, इससे फटाफट आयरन इंक्रीज होगा। तो ये आपके घर में अगर जब लड़कियां हैं तो उनको ये पूरे ठंडी के दिनों में लगातार 3 महीने दीजिए, आयरन ऐसे बूस्ट हो जाएगा उनका। और दूसरी बात है पोमोग्रेनेट, डेली एक पोमोग्रेनेट खिलाइए, डेली पोमोग्रेनेट, बीटरूट, ये चीजें खिलाते रहिए। और उसके बाद विटामिन ए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है रिच इन विटामिन ए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी ग्रोइंग एज है। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा नहीं होता है, वैसे ये एज में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए आप देखोगे ये एज में बच्चे बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए भी विटामिन ए खाइए। जिंक हमारा देखिए अभी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं और सेक्सुअलिटी बढ़ती है अभी, तो उसके हेल्थ के लिए जिंक खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने नट्स है, सीड्स है, सब खाइए। नेक्स्ट पोटेशियम, हम सोडियम जितना ज्यादा होता है, सोडियम को नलीफाई करता है पोटेशियम। जैसे मैंने कहा अभी पैकेट फूड का सिस्टम चल रहा है, बहुत लोग बहुत पैकेट फूड खा रहे हैं। पैकेट फूड में सबसे ज्यादा सोडियम होता है, वहां पे लिखा होता है सॉल्ट फ्री, तो सॉल्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें इतने प्रिजर्वेटिव होते हैं कि दे आर रिच इन सोडियम। तो बीपी सॉल्ट से नहीं बढ़ता है, बीपी सोडियम से बढ़ता है। तो हमको सॉल्ट नहीं, हमको सोडियम देखना है। तो अभी सॉल्ट फ्री भी लिखा है तो उसके पीछे पढ़ो, तो उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होगा। क्यों? ये मार्केटिंग गिमिक्स है सब, कि हाँ बीपी में सॉल्ट नहीं खाना है तो सॉल्ट नहीं लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो प्रिजर्वेटिव है वो सोडियम रिच है राइट। तो हमको वो नलीफाई करने के लिए पोटेशियम रिच, तो जितने भी जूसी फ्रूट्स है और जितना हो सके पानी पीजिए। और अपने अगर जो सोडियम रिच कुछ खा भी लिया है तो एक ग्लास लेमन वाटर पीजिए, अपने आप वो नलीफाई हो जाएगा। या बहुत सारा पानी पीजिए। पोटेशियम क्यों? क्योंकि ये टाइम पे हमारा किडनी और हार्ट जो है ना, वो बहुत, उसके मसल्स एकदम फास्ट काम करते हैं, वो ग्रो होते हैं यहाँ के मसल्स, राइट। इनका फंक्शनिंग बढ़ जाता है। तो इनके फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए, इनकी फंक्शनिंग को एफिशिएंट करने के लिए हमको ज्यादा पोटेशियम लेना है, बिकॉज सोडियम इंटेक भी ज्यादा हो रहा है, तो पोटेशियम इंटेक साथ में बढ़ाना है हमको। तो जितना भी हो सका ये न्यूट्रिएंट्स को हमको बढ़ाना है। सो दीज आर द जिस्ट, कि एक तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो गुड कार्ब्स, अच्छा खासा प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कितना लेना है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये एज में, हाँ ठीक है, उतना लेना है। कैल्शियम लेना है, कैल्शियम के लिए दोनों दिन में 200 ग्राम 200 ml तो दूध लेना है। इसके अलावा दही है, पनीर है, ये मशरूम है, देन सोया है। लड़कियों को तो सोयाबीन खाना ही चाहिए ये टाइम पे, जैसे कि सोया चंक्स है या टोफू है, बिकॉज दे आर रिच इन ईस्ट्रोजन, आइसोफ्लेवोन एक्ट एज ए ईस्ट्रोजन, तो ये लेना चाहिए। देन विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम का मैंने आपको ये बताया है रिलेशन। तो पीना भी है, दूध पीना भी है और धूप में दौड़ना भी है, सिंपल, राइट। और उसके बाद विटामिन ए एंड आयरन एंड विटामिन सी एंड दैट जूस फॉर फीमेल, ताकि एनीमिया ना हो, आयरन बढ़ जाए बॉडी का।
आई होप ये सारी चीज़ें जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने नोट भी कर ली होगी। और मेरा एक सवाल, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जंक फूड की तरफ इस एज में पर्टिकुलरली और भी ज़्यादा जाते हैं, और ऐसे में कई बार ऐसा भी देखा जाता है, इवन मतलब ये एज ग्रुप के लिए भी नहीं है, हर किसी के लिए है, कि जब मेंटल हेल्थ पर कोई असर होता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं हमारे न्यूट्रिशन पे भी पड़ता है, हमारे खान-पान पर भी पड़ता है। तो क्या ये सही है या ये एक मिथ है? यस, ये सही है। मेंटल हेल्थ क्या होता है ना, अभी आप देखोगे बहुत से लोग जो डिप्रेशन में हैं या लोनलीनेस, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है बिकॉज़ आजकल फैमिली बहुत छोटी हो गई है और जी। लोग अलग-अलग बहुत कम उम्र में बाहर जाना शुरू कर दिया, राइट? हुँ, हम लोग शादी के बाद ही लड़कियाँ घर से बाहर जाती थी, डायरेक्ट ससुराल में, मायके से ससुराल। राइट? उसके बाद हुँ, धीरे-धीरे लड़कियाँ नौकरी के लिए बाहर गई, उसके बाद अभी पढ़ने के लिए बाहर गई, अब तो 10th के बाद ही बच्चियाँ बाहर चली गई और अब तो माँ-बाप बच्चों को 6-7 स्टैंडर्ड से ही हॉस्टल में रखना शुरू कर दिया। तो हुँ, इससे ना उनको एक सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, राइट? फैमिली लव नहीं मिल रहा है, तो लोनलीनेस, देन दे डोंट नो किस तरीके से हैंडल किया जाए। बुली होना है या कुछ भी प्रॉब्लम होनी है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, तो ये बच्चों को पता ही नहीं है। तो इससे में वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो एक तो ये लोनलीनेस है जो डिप्रेशन में डालता है उनको। दूसरा, ये टाइम पे जैसे बोला ना ब्रेकअप होना या बोलते हैं ना नया-नया प्यार होना, ये सब ये उम्र में ही होता है। तो ये हुँ, सब में भी वो लोग है ना इनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। ये तो जीने मरने की बात करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करना, रिस्क हाँ, टेकर, दे आर ये बहुत रिस्क टेकर एज है। कुछ भी हो हुँ, जाए तो नस काट लेंगे, घर जो इसलिए माँ-बाप देखो कुछ बोलते नहीं है ये एज में। क्योंकि उनको हुँ, डर होता है बच्चा कहीं छोड़ के चला गया तो, उसने कुछ गलत कर लिया तो। राइट? राइट, तो ये सब कहीं न कहीं उनके इमोशंस ऊपर-नीचे होते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पे डेफिनिटली, और दूसरा पढ़ाई का, बिकॉज़ ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। 10th इज़ फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, 12th इज़ सेकंड टर्निंग पॉइंट। हाँ, स्टडी प्रेशर, घरवालों का प्रेशर, घरवालों का उनको एक साथ घरवालों का माहौल बहुत मैटर करता है। अगर घरवाले उनके संग ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि बहुत आउट ऑफ कंसर्न घरवाले बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, डरना कि कुछ हो गया, इसका कुछ अफ़ेयर-वफ़ेयर तो नहीं है, पढ़ाई में कैसी होगी? तो वो एक टेंशन। तो एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहने की वजह से ये एक उन लोगों में टेंशन क्रिएट करता है। तो एक जी, उनका मेंटल हेल्थ ये डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं फिर फूड है ना बहुत एक कम्फर्ट ज़ोन है हर किसी के लिए, हर एज में। हुँ, कोई भी इंसान डिप्रेशन होता है तो फूड इज़ द बेस्ट कंपेनियन। कोई फिजिकली आदमी है ही नहीं आजू-बाजू, तो कौन है? हुँ, खाना। और जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, हेल्दी नहीं खाता है। दे ईट समथिंग आइदर बहुत मीठा, आइदर बहुत तीखा। हमारे इमोशंस हैप्पी भी होंगे ना तो भी हम कुछ अलग खाएँगे। हम ऐसे बोलेंगे चल कुछ मीठा हो जाए, राइट? हुँ, चल कुछ आज ये खाने का मन कर रहा है। अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे सलाद खाने का मन कर रहा है, नहीं बोलेगा कोई। हर कोई राइट, कोई जंक फूड या कुछ ऐसी एक्सट्रीम फूड खाने का इच्छा होगा क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे फूड चॉइसेस के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो हुँ, यहाँ पे अगर जब मेंटल हेल्थ उनका अच्छा नहीं होगा तो डेफिनिटली उनकी फूड चॉइसेस भी उसी हिसाब से जाएगी, विच जो कि फिर से उनके ग्रोथ को हैम्पर करेगा, उनकी हेल्थ को हैम्पर करेगा। अगेन वो फूड पे आएगा तो अगेन वो एक विशियस साइकिल है। तो डेफिनिटली मेंटल हेल्थ उनके न्यूट्रिशनल हेल्थ को 101% अफेक्ट करती है। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी सवाल मैंने पूछे वो सारे सवाल ऐसे थे जो ज़्यादातर लोगों के मन में आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो इस एज के भी, क्योंकि अब लोग इंटरनेट पर तो आ ही गए हैं, तो हर किसी के सवाल का जवाब आपने इस वीडियो में दे दिया है, और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए सारे जवाब बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर द ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू। जी। ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो एज हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से। और ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हम अगर चाहते हैं कि हम फिज़िकली और मेंटली बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें, बहुत पॉज़िटिवली ग्रो कर सकें, तो उस दौरान हमें क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए और कितनी खानी चाहिए, ये सभी डिस्कशन आज हमने इस वीडियो में किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिर एक बार लौटेंगे महिलाओं के और एक पड़ाव पर, जो शारीरिक पोषण की ज़रूरत होती है, उसके एक टॉपिक के साथ और उसी डिस्कशन के साथ में। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।